विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को अच्छे मौखिक स्वास्थ्य के लाभों को उजागर करने, मौखिक रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने और मौखिक स्वच्छता के रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगले 3 साल यानी 2021 और 2023 के लिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम बी प्राउड ऑफ योर माउथ है। अभियान यह संदेश फैलाने के लिए है कि समग्र स्वास्थ्य के लिए मौखिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यह लोगों को अपने मौखिक स्वास्थ्य को महत्व देने और उसकी देखभाल करने और इसकी रक्षा के लिए सही निर्णय लेने के लिए कहने पर केंद्रित है। इसी खास जानकारी और मुख कैंसर के लक्षण और उससे निजात पाने के लिए किस तरह से देखभाल करें हमारे साथ है सुप्रसिद्ध कैंसर रोग तज्ञ समीर चौधरी, जो ENT स्पेशलिस्ट है। तो आइए जानते हैं मुख कैंसर और उसके उपाय के बारे में। मिलते हैं डॉक्टर समीर चौधरी से। ओरल हेल्थ वीक इस सब्जेक्ट के ऊपर नागपुर से सुप्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर समीर चौधरी सर हमारे साथ है। आइए जानते हैं किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए मुख के कैंसर तथा मुख से रिलेटेड जो भी रोग है उसके बारे में। सर, ज्यादातर किस टाइप के पेशेंट्स मुख के कैंसर या फिर संबंधित रोगों को लेकर आप तक आते हैं और क्या उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हाइजीन डे सेलिब्रेट होता है हर साल और ये उसका सप्ताह चल रहा है। इस साल जो उनकी थीम है वो एकदम सिंपल सी है कि ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना और वही हैप्पीनेस का अपना की है। ENT सर्जन होने के नाते हमारे पास मेनली डेंटल प्रॉब्लम्स लेके लोग कम आते हैं। अगर पेशेंट्स को मान लो अगर दांत में या मसूड़ों में कोई अल्सर हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट चिंतित हो जाता है कि उसको कोई कैंसर तो नहीं है, या अल्सर विटामिन डेफिशिएंसी का है या हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं किया उसका है या कैंसर का है, ये ज़्यादातर चिंता पेशेंट को उन्हीं की रहती है। और दूसरे प्रॉब्लम जो रहते हैं ओरल कैविटीज़ में वो है रिकरेंट इन्फेक्शन, टॉन्सिल के इन्फेक्शन, दांत के आजू बाजू जो मसूड़े हैं या जुबान पे छाले आना उनके इन्फेक्शंस और एलर्जिक फेरिंजाइटिस, इसका भी बहुत प्रमाण आजकल बढ़ गया है एलर्जिक फेरिंजाइटिस का। सर, अगर हम अपने विदर्भ रीजन की खासकर बात करें तो इसे मुख के कैंसर का गढ़ माना जाता है। किस तरह के कैंसर पेशेंट, मुख के कैंसर पेशेंट आप तक आते हैं और क्या उसके ऊपर आप विशेष का ध्यान देते हैं? एकदम सही आपने सवाल पूछा है। मुख के विदर्भ में जो शान से बोलते हैं कि विदर्भ का हमारा जो खर्रा है वो बहुत ही घातक है। विदर्भ और MP मध्य प्रदेश में जो मैक्सिमम पेशेंट्स अपन पाए जाते हैं तो वो खर्रा मतलब क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। ये बिटल नट्स, टोबैको, चूना और बाकी भी कुछ तत्व जो रहते हैं उसमें उसका वो घोट के एक सोल्यूशन बनाते हैं और वो पेशेंट जो रहता है, पेशेंट नहीं बोलना चाहिए पहले, जो शुरुआत में तो पेशेंट नहीं रहता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है खास करके जो ड्राइवर्स रहते हैं, डेली वर्कर्स रहते हैं, उनको मज़ा आता नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन पीयर प्रेशर में करते हैं वो कि मेरा दोस्त खा रहा है तो मैं भी इसको खाऊं, मज़ा लूँ, देखूँ, और फिर धीरे धीरे उनको एडिक्शन बनना शुरू होता है। वो एक पाउच खरीदते हैं और कॉस्टली भी रहता है, ऐसे नहीं कि उनके जो डेली वेजेस है उसके हिसाब से 20-30 रुपये का एक पाउच आता है। फिर भी वो दिन भर उसमें से लेके जैसे खाना खाते वैसे एक उसमें से निवाला लेके खाते रहता है। उसमें एक जो निकोटीन जो कंटेंट है मेन वो रहता है एडिक्टिव। एक बार उसका ब्रेन में इफेक्ट शुरू हो जाए तो पेशेंट को फिर उसका एडिक्शन हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो कंटिन्यूसली उसको आदत लग जाती है और वो उसके बिना वो रह नहीं सकता। खास करके बहुत सारे गलत धारणा पेशेंट की ये हो जाती है कि वो नहीं खाऊंगा तो मुझे लैट्रिन ठीक से नहीं होगी, सुबह मेरे को खाना ज़रूरी है, मेरा पाचन ठीक से नहीं होगा और मैं उसको छोड़ नहीं सकता, उसका एडिक्शन इतना है कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पाऊंगा ज़िंदगी भर। इस टाइप की जो धारणा है। और कुछ लोग रहते हैं डेयर डेविल, जिनको ऐसा लगता है कि ये आदमी तो 10 साल से खा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ तो मेरे को क्यों होगा, तो मैं तो उससे स्ट्रांग हूँ। तो ये सब जो गलत धारणा है उसकी वजह से पेशेंट या हैबिट जो है वो कंटिन्यू करता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस चीज़ है। सर, अगर हम मुख से कैंसर की ही बात करें तो कैंसर के पेशेंट में सबसे पहला क्या लक्षण नजर आता है कि उस व्यक्ति को मुख का कैंसर हो चुका है? पहले तो कैसा होता है कि इसमें स्टेजेस रहते हैं। जो सादा कुछ पेशेंट डायरेक्टली पूरा रॉ टोबैको भी खाते हैं, जो घोट के खाते हैं तंबाकू चूने के साथ में। दूसरा रहता है खर्रा, जो मिक्स करके मिलता है रेडीमेड। और तीसरा रहता है मसाला सुपारी। तो अभी तो महाराष्ट्र में बैन है, फिर भी लोग कैसे न कैसे प्रोक्यूर कर लेते हैं। उसमें टोबैको नहीं रहता है ऑन पेपर, लेकिन उसमें टोबैको रहना चाहिए, उसके बिना एडिक्शन तो होता नहीं।
तो ये सब चीज़ों से सबसे पहला स्टेज जो डेवलप होता है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है कि जो मुंह के अंदर गुलाबी परत बनी है वो नष्ट होकर धीरे धीरे सफ़ेद होने लग जाती है, और सफ़ेद होना मतलब उसमें जकड़न आना। तो वो फाइब्रोसिस मतलब जकड़न से क्या होता है कि सबसे पहला लक्षण जो दिखता है, जो गाल रहते हैं अपने यहाँ का पोर्शन जो है अंदर चले जाता है। फिर अंदर से अपन मुंह खोल के देखेंगे तो पूरा अंदर का परत अपना सफ़ेद दिखता है। थर्ड जो चीज़ होती है उसमें मेन वो है माउथ ओपनिंग कम हो जाता है, मतलब मुंह खुलना जो है धीरे धीरे कम होता है। और चौथा जो मेन चीज़ होता है वो है उसमें पेशेंट को खाने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, मतलब तीखा वो खा नहीं सकता। कोई भी तीखा खाएगा तो उसके आँख से आंसू आएगा, खा नहीं सकेगा। फिर धीरे धीरे सादा खाना खाना भी बंद करता है, क्योंकि अपने इंडियन फूड में तीखा बिना तीखे के तो कोई बनाता नहीं है, तो उसको थोड़ा भी तीखा सहन नहीं होता। तो ये शुरुआती की जो चेंजेस दिखते हैं अपने को। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज आता है वो आता है अल्सर, मतलब कहीं पे गाल के साइड में या जुबान में या जुबान के नीचे एक छोटा सा फुंसी बन जाएगी लाल कलर की, उसमें ब्लड वेसल ज़्यादा दिखेंगे। तब भी पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया तो उसका रूपांतर अल्सर में रहता है। तो अल्सर जो रहता है एक तो उड़ जाएगा, मतलब कॉलीफ्लावर जो गोभी का फूल रहता है उस टाइप का थोड़ा दिखने लग जाएगा, या तो फिर गाल में या जुबान पर गड्ढा बन जाएगा। वो सबसे पहले स्टेज रहता है जब पेशेंट ने रिपोर्ट करना चाहिए, और वो दिखाई देता है, पेशेंट को समझ में आता है कि अपने कुछ तो गड़बड़ है। सर, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, निदान संबंध में बात करें, तो कैसे इसका निदान हो पाता है कि इसे मुख का कैंसर हुआ? मुख का कैंसर बाकी कैंसर में कैसा रहता है कि सब जैसे एब्डोमेन का कैंसर, पेट का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ये अपने को दिखाई नहीं देता। मुंह का कैंसर डायग्नोस करना एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि एक तो पेशेंट को पॉजिटिव फैक्टर रहता है। बाकी भी चीज़ें हैं जैसे शार्प किसी के दांत है या कुछ और चीज़ें रहती है जो बिना टोबैको के पेशेंट को होता है, लेकिन बहुत रेयरली होता है। 99% ऑफ पेशेंट्स में जो कैंसर होता है वो टोबैको स्मोकिंग की वजह से ही होता है। तो पेशेंट को एक तो हिस्ट्री मालूम रहती है कि अपन टोबैको खा रहे हैं बहुत साल से। दूसरा रहता है कि उसको अंदर में चेंजेस नज़र आते हैं, सफ़ेद हो गया, फुंसी हो गई। तो जब फुंसी या कुछ अलग दिख रहा है पेशेंट को, तो वो सही समय रहता है पेशेंट को रिपोर्ट करने का। पेशेंट रिपोर्ट करते ही सबसे पहला हमारा काम रहता है उसका बायोप्सी निकालना। अब ये बायोप्सी मतलब उसमें से जितना अगर समझ लो 100% का वो अल्सर है, उसमें से हार्डली 5% का हम टुकड़ा निकालते हैं। लेकिन इसमें बहुत से पेशेंट के, खास करके जो मध्य प्रदेश के पेशेंट हैं या एकदम इंटीरियर से जो पेशेंट है, उनमें गलत धारणा ये है कि उसमें से अगर अपन बायोप्सी निकाल लेंगे तो वो कैंसर तेज़ी से फैलेगा। हम उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये कैंसर ऑलरेडी है, उसको डायग्नोसिस करने का, उसको निदान करने एक ही तरीका है वर्ल्ड वाइड, उसके बिना मेडिको लीगली अपन उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। फिर भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि टुकड़ा निकालना मतलब कैंसर को बढ़ाना है। तो सबसे पहला स्टेज मेडिकली रहता है कि बायोप्सी निकालो। बायोप्सी निकालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप पे उसके स्लाइड्स बनते हैं, मोम में उसको वो करके ब्लॉक बनते हैं, उसके स्लाइड्स बनते हैं। फिर वो पैथोलॉजी के बाद करीब 4 दिन बाद आते हैं, और 4 से 5 दिन लगते हैं उसको डायग्नोसिस करने को। फिर 1 दिन पैथोलॉजिस्ट को लगता है रिपोर्टिंग को। जब अपने पास रिपोर्ट आ जाता है, मुंह में जो कैंसर रहते हैं वो 99% ऑफ पेशेंट्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक सेल रहता है तो उसका कैंसर डेवलप होता है, उसको बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सर, अगर हम उपचार और बचाव संबंध में अगर बात करें तो क्या इसके ऊपर एक खास उपचार और बचाव संबंध में आप बताना चाहेंगे? इसमें जैसे मैंने बताया, पहले तो बायोप्सी करते हैं, फिर बायोप्सी के साथ साथ अपने को देखना पड़ता है कि ये इसका एक्सटेंड कितना है, फैला कितना है, क्योंकि ये उसका फैलाव जो है वो डिसाइड करता है कि इसको किस टाइप की सर्जरी लगेगी। तो इसमें कोई भी टाइप का कैंसर हो, खास करके मुख के जो कैंसर रहते हैं उसमें थेरेपी 3 ही टाइप की रहती है। एक ऑपरेशन, दूसरा रहता है सिकाई जिसको अपन रेडियोथेरेपी बोलते हैं, और तीसरा रहता है इंजेक्शन थेरेपी जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो इसमें से मुख के जो कैंसर है उसमें सबसे कारगर जो इलाज है वो है सर्जरी। सर्जरी अगर अपन कर पाए तो वो बेस्ट ऑप्शन है। कुछ साइट ऐसे रहते हैं, जैसे जुबान है अपना, जुबान में अपना जो सबसे बड़ा मुख का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो कैंसर डेवलप होता है उसके जो सेल्स है वो स्प्रेड होते हैं अपने गर्दन में, उसको बोलते हैं नेक नोड्स। अपने गर्दन में ऐसे 350 गांठ है, जैसे अपना सुना हुआ आमतौर पर टॉन्सिल किसी को हो जाता है तो यहाँ पे उसको गांठ आती है, गुठली आ जाती है, तो वैसे ही कैंसर के सेल भी इधर गर्दन में फैलते हैं। तो 350 सेल में से यूजुअली ऊपर एक मसल रहता है, उसके ऊपर के जो ग्लैंड्स रहते हैं उसमें उसका फैलाव होता है। और साइड में अगर रहे, राइट साइड में रहे तो राइट साइड की ग्लैंड आएंगे। लेकिन टंग ऐसी चीज़ है जो मिड लाइन में है, तो टंग के जो कैंसर रहते हैं उनमें कैसा रहता है कि दोनों तरफ स्प्रेड होने का चांस रहता है, राइट और लेफ्ट, तो वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है।
तो ये सब चीज़ें अपने को एक तो सोनोग्राफी में और सिटी स्कैन में मालूम पड़ता है कि वो जो अल्सर है वो स्प्रेड कहाँ हुआ है, लोको रीजनल स्प्रेड बोलते हैं, गर्दन में स्प्रेड हुआ है, गांठ में, या फिर ये मैंडिबल जो हड्डी है यहाँ पे स्प्रेड हुआ है, ऊपर जो मैक्सिला है, ऊपर की जबड़ा है उस मैक्सिला में स्प्रेड हुआ है। ये सब चीज़ें अपने को इमेजिंग से मालूम पड़ती है। सर, जो देशवासी इस वक्त अभी आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश अपन सभी को देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मुख के कैंसर से कैसे बचा जा सकता है? क्या एक मैसेज आप दुनिया के और देश के लोगों को देना चाहेंगे? इसमें जैसे मैंने बताया, उपचार जो है, उपचार पद्धति बहुत कठिन है। मतलब इसमें उपचार तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि उपचार नहीं होता, लेकिन इसमें डिस्फिगरमेंट बहुत आता है, विद्रूपता बहुत आती है। मतलब कोई अपन चेहरे का, आप इमेजिन करो कि चेहरे का कोई पार्ट निकल गया है तो उसको वैसे तो छोड़ नहीं सकते खुला, तो उसको जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के तरीके भी इतने आसान नहीं है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर यहाँ का बहुत सारा भाग अपना चले गया है गाल का, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने को अपनी छाती का मसोआ यहाँ पे लाके चिपकाना पड़ता है। तो आप इमेजिन करो कि यहाँ का कलर इसमें डिफरेंस रहेगा, ये जिंदगी भर रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर तुम्हारा खाने पीने की समस्या, वो बंद नहीं होना है, बहुत सारे डिस्फिगरमेंट रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, और वो आपके हाथ में है प्रिवेंट करना। तो मतलब किसी के प्रेशर में ना आए। पहले तो ये है कि दोस्त बोल रहा है, हर एक का शरीर एक जैसा नहीं रहता, वो कितना मात्रा में खा रहा है, वो कितने साल से खा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं होगा। ये जो पहला मिसकंसेप्शन है वो तो हटाना चाहिए, मतलब उसमें प्रिवेंशन करना चाहिए। अगर गलती से ध्यान नहीं दिया, लापरवाही किया और हो भी जाता है कैंसर, तो सबसे पहला काम है कि डॉक्टर को आपको दिखाए, डरे नहीं उससे। हमने कई बार देखा है कि पेशेंट डर के मारे कहीं जड़ी बूटी या देहाती इलाज कराते रहता है, उसमें डिले होते रहता है पेशेंट को। अगर पेशेंट जब पहला स्टेज रहता है, जैसे 2 सेंटीमीटर के अंदर भी प्रेजेंट कर गया, तभी भी इसके रिजल्ट अच्छे हैं। ऑपरेशन करके उसको निकाल दो, उसके बाद में लाइट कीमोथेरेपी दो, तो पेशेंट पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं।